अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आज आप लोगों का एवरीडे साइंस का फर्स्ट लेक्चर है। आज जस्ट हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेरा नाम मिसेस मरियम जाफ़र है। इस लेक्चर को गौर से सुनिए। बुक आपको सेंड कर दी गई है, वहाँ से पढ़िए। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लेक्चर टाइमिंग में ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एवरीडे साइंस में जो हमने स्टार्ट इसका लेना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। और इंट्रोडक्शन के बाद हमने हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़नी है। थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। साइंस के इंट्रोडक्शन को अगर हम लेते हैं तो साइंस का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। और लैटिन वर्ड पॉसिबल है कि सेंशिया या फिर सायर, इससे साइंस का वर्ड निकाला गया है। और इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है दैट इज़ नॉलेज। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन। साइंस में होता क्या है? साइंस में बेटा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपके आसपास जो नेचुरल चीज़ें होती हैं आप उनको समझते हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद उन नेचुरल फिनोमेना का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है हमने ये भी देखना है। फिर इसके बाद हम सेंसेस के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसके ज़रिए से हमने मुख्तलिफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं। और इस सब को पढ़ने के लिए हम एक सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब जानते हैं कि अगर पानी पड़ा हुआ हो तो पानी कुछ देर के बाद उड़ जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरली क्या हुआ कि पानी था, वो पानी कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। ठीक है बेटा। अब वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो वेपर्स ऊपर को उठेंगे, ऊपर लो टेम्परेचर होगा, वो वेपर्स ठंडे होंगे, बादल बनाएंगे, बादल से बारिश बरसेगी, बारिश से पानी दोबारा से नीचे आ जाएगा। ये वाटर साइकिल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस सब में क्या हुआ? हम इस सब को साइंस में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में आपने नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है। नेचुरली पानी इवेपोरेट हुआ है, फिर आपने उसका रिलेशनशिप बढ़ना है आपस में। मतलब बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है और पानी ऊपर उठ रहा है भाप बन के, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है आप उसको भी साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद पानी क्यों इवेपोरेट हुआ? क्योंकि टेम्परेचर था, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। अब इस सब को आप पढ़ते हैं साइंस में। तो इन सब को अगर हम इकट्ठा करके साइंस की एक डेफिनेशन बना लें तो साइंस की डेफिनेशन ये बनती है कि साइंस डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं आपने उसको समझना है, एंड द रिलेशंस बिटवीन देम टू मेक द रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। और उनके दरमियान में एक जो रिलेशनशिप बनता है आप उसको भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि आपने सेंसेस के ज़रिए से जो चीज़ें देखी हैं आप उनके लिए कुछ उसूल बना लें जो कि रैशनल हों, जो कि जिसकी कोई लॉजिक हो। ठीक है बेटा। तो आपने करना क्या है? आपने एक्चुअली में स्टार्ट लेना है अपने सेंसेस से। सेंसेस के ज़रिए से आपने कुछ फैक्ट्स को देखना है और उन फैक्ट्स को इस्तेमाल करना है आप नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लें तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस अगर एक ट्रायंगल है, मुस्ततील मुसल्लस है, तो उस मुसल्लस के 3 कोने हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। अब व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस ऐसे होता है कि अगर आप नेचुरली कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप उसके बारे में कोई एक एजम्पशन बना लेते हैं, कोई एक ख़याल तख्लीक कर लेते हैं।
आप उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर उस हाइपोथेसिस के ऊपर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हों तो आप उसके बारे में कोई थ्योरी बना लेते हैं, और जो थ्योरी है वो जब करेक्ट हो तो आप उसको लॉ कहते हैं। तो अगर आप साइंस को एक ट्रायंगल ले रहे हैं तो साइंस है क्या? साइंस एक्चुअली में लॉज हैं, थ्योरीज हैं और हाइपोथेसिस हैं अबाउट नेचुरल फिनोमेना एंड द रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये उसको सिंप्लीफाई कर रहा है कि अगर आप साइंस को एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं तो ये तीन उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस में होता ये है कि कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने आपको पानी का वाटर साइकिल बताया, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऐसे ही थ्योरीज़ होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ आप पढ़ते हैं, आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ साइंस है, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो होपफुली आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डेफिनेशन मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइंस, कि ये जो हमने काम शुरू किया है कि हम सेंसेस से चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर थ्योरी बनती है, फिर लॉ बन जाता है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या हमें कैसे पता चला कि ये साइंस है? पुराने वक्तों में जब इंसान पैदा हुआ, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, तो उस ज़माने में अगर हम कोई नेचुरल फिनोमेना देखते थे, जैसे कि अगर बारिश होती थी तो यही कंसिडर किया जाता था कि जी बारिश अल्लाह ने भेजी है। अगर बिजली कड़कती थी तो ये ख्याल किया जाता था कि हमारे कोई गुनाह हैं कि जिसकी हमें सज़ा दी जा रही है। तो इन चीज़ों को जिसकी कोई बेस ना हो, जिसका कोई प्रूव ना हो, उसको हम कहते हैं मिथ। तो उस ज़माने में कुछ मिथ थी और कुछ सुपरस्टिशंस थी कि जो कुछ आसपास हो रहा है उसको वो एक ख़याली तौर पे बयान करते थे। उसको कहते थे कि कोई अनदेखी सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की, ग्रीक्स आ गए, ये एक सिविलाइजेशन थी, ये एक पूरी कौम थी जो कि बड़ी इंटेलिजेंट कौम थी, बड़े बड़े नामवर साइंसदान ग्रीक में से पैदा हुए, वो ग्रीक ही थे। ग्रीस एक मुल्क था, तो ग्रीस में ग्रीक लोग रहते थे और ग्रीक की एक अपनी सिविलाइजेशन थी, जिनके लोगों ने थोड़ा सा गौर करना शुरू किया कि हमारे पास पास जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने जब कुछ तहकीक की तो उन्होंने ये जो बातें थीं कि जी कोई अनदेखी सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं, तो सुपरस्टिशंस जो थी कि सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, तो उन्होंने सुपर नेचुरल कॉजेज़ को ख़त्म कर दिया। जो रियलिटी में चीज़ें हो रही हैं उनकी रीज़न, उनका कॉज सुपर नेचुरल नहीं है, ये ग्रीक्स ने कहा। और 3rd सेंचुरी BC, मतलब हज़रत ईसा के पैदा होने से 300 साल पहले, 3 सदियाँ पहले, जो ग्रीक थे उन्होंने एक ये जो इल्म बना लिया था वो हाईली सोफिस्टिकेटेड था, बड़ा अच्छा खासा इम्प्रूव था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ भी बना ली चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम मॉडर्न साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरीज़ बनाते हैं, उसकी असल जो जड़ है वो ग्रीक्स में थी। असल जो काम था वो ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था। लेकिन ग्रीक्स जो थे वो अभी इतने ज़्यादा एक्नॉलेज्ड लोग नहीं थे, तो उन्होंने बिल्कुल जो साइंस थी उसको साइंटिफिक नहीं बनाया। अब साइंटिफिक क्या बात होती है? साइंटिफिक हम उस चीज़ को कहेंगे जो कि प्रूव होती हो। हम साइंटिफिक उस चीज़ को कहेंगे जिसके बारे में कुछ शक व शुबा ना हो।
और साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसके बारे में कुछ एजम्पशंस लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर ठीक आ रहे हैं तो थ्योरी बनाते हैं, फिर लॉ बनता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है साइंटिफिक मेथड। ग्रीक्स ने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दी और जो साइंटिफिक मेथड था वो डेवलप नहीं किया, मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए उन्होंने। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वो मतलब सिर्फ बातें ही बनाते थे, उसको प्रूव नहीं कर सकते थे। तो जब बातें ही बनाई जाएं तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ख़याली पुलाव पकाते हैं। आप सिंपल लफ्ज़ों में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो फ़िलॉसफ़ी के अंदर आप मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब घड़ते हैं, ख़ुद बनाते हैं। तो ग्रीक्स ने चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम शुरू किया और एक्सप्लेन करते करते वो फ़िलॉसफ़ी की तरफ ज़्यादा चले गए। वो लगता था वो फ़िलॉसफ़िकल आंसर दे रहे हैं, वो साइंटिफिक आंसर नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद रोमन्स आए, जो ग्रीस थे, उनको जंगें हुई और जंगों में रोमन्स जीत गए और रोमन्स के बाद जो ग्रीस थे वो हार गए। तो ग्रीस जब हारे तो साइंस का फॉल हुआ, क्योंकि साइंस पे तो ग्रीस ही काम कर रहे थे। 5th सेंचुरी AD, मतलब आफ्टर डेथ, 5th सेंचुरी आफ्टर डेथ, 5वीं सदी हज़रत ईसा के बाद साइंस जो थी वो वेस्टर्न यूरोप से ऐसे था जैसे ख़त्म हो गई हो। ठीक है, ग्रीस सिविलाइजेशन वो डेवलप हुई, साइंस डेवलप हुई। जब ग्रीक्स नीचे की तरफ आए साइंस भी ख़त्म हो गई, वेस्ट में ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इस्लाम आया, इस्लाम का बोलबाला हुआ, तो रोमन्स जो है उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई और इस्लाम आ गया। इस्लाम में जो मुसलमान स्कॉलर्स थे उन्होंने फिर असल में साइंस को डेवलप किया, उन्होंने साइंटिफिक मेथड डिस्कवर किया और साइंटिफिक मेथड में उन्होंने दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड की। उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन, आपने मुशाहिदा करना है, आपने चीज़ों को गौर से देखना है। तो ऑब्जर्वेशन का जो मेथड था वो यूज़ किया मुस्लिम स्कॉलर्स ने और एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट कर करके तजर्बे कर करके चीज़ों को साबित किया। तो असल में जो साइंस बनाई वो मुसलमान थे, लेकिन अगर साइंस को स्टार्ट किया तो वो ग्रीक थे, लेकिन ग्रीक थोड़ा सा फ़िलासफ़ी की तरफ ज़्यादा चले गए। लेकिन जब मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स ने बाकायदा साइंस को डेवलप किया, इन्होंने ग्रीक का जो नॉलेज था उसको इस्तेमाल किया, उन पे तजर्बे किए, तजर्बे करके उनको प्रूव किया। फिर वेस्ट जो है वो उन दिनों में बिल्कुल डल था, कहा जाता था उनको कि वेस्ट में डार्क एजिस चल रही हैं। 200 से 1200 AD की बात है। डार्क एजिस मतलब कि वो साइंस से बिल्कुल दूर चले गए थे यूरोप वाले। तो उस ड्यूरिंग यूरोप में डार्क एजिस थी, लेकिन मुसलमानों के जो साइंसदान थे वो ये काम कर रहे थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने थ्योरीज बनाई। तो मुसलमानों ने ग्रीक से नॉलेज को लिया, प्रिजर्व किया और फिर यूरोप को दिया बाद में। ठीक है, और यूरोप ने जब मुसलमानों से ये सारा इल्म सीखा तो फिर यूरोप ने तरक्की की और यूरोप आपके सामने आज भी तरक्की याफ्ता है। तो ये है जी हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस कैसे डिस्कवर हुई। तो इसकी कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं। मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस थी, फिर ग्रीक साइंस आ गई, फिर मुस्लिम साइंस आई और अब मॉडर्न साइंस है। और मॉडर्न साइंस आप सब जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जा चुकी है, बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इंसान खला में भी जा चुका है। जबकि आप सोचें कि मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के टाइम पे इंसान किस स्टेज पर था और आज वो हाईली एक्नॉलेज्ड एंटिटी है।